नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो कल की क्लास के बाद में एक ओवरव्यू हम ले चुके हैं कि संचार क्या है। आपके कोई क्वेश्चन कल की क्लास के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, तो हम एक सिचुएशन को लेते हैं आज। सिचुएशन ये है कि आपसे जो संचार का राइट है, जो अधिकार है संचार का, वो एक दिन के लिए छीन लिया गया है। इसमें ये बात भी इंक्लूड है कि आप खुद से भी बात नहीं कर सकते। आप एक कमरे में बंद हैं और आपसे संचार का अधिकार छीन लिया गया है। आप खुश हैं लेकिन खुश हो नहीं सकते। आप किसी भी तरीके का कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, क्योंकि खुद से यदि एक्सप्रेशनली भी हमने बात करी तो वो किस में काउंट हो जाएगा? संचार में, कम्युनिकेशन में। तो कैसा होगा वो दिन? किस तरीके से आप उस दिन को जिएंगे जब आपको ये अधिकार नहीं है कि आप संचार कर सकते हैं? क्या वो दिन आप सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि आंखों का भी इशारा नहीं है, हाथों का भी इशारा नहीं है। सरवाइव करना कितना मुश्किल है। ये सिचुएशन हमें दिखाती है कि संचार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक, यदि हम बोले तो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जो हम चाहे ना चाहे, हमें कुछ नहीं आता। हम कई बार, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि हम बहुत खाली बैठे हुए हैं, फिर भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एग्जाम्स में ऐसा भगवान करे कभी ना हो आपके साथ, लेकिन फिर भी जब पेन पेपर वाले एग्जाम्स होते हैं और हमें कुछ नहीं आ रहा होता है, हम देख रहे होते हैं कि सब अगल बगल में सब बहुत कुछ लिख रहे हैं, तो भी हम कुछ इशारे करते हैं कि अपना जो पेन है उसको इस तरीके से हिला रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं। लेकिन यदि ये सब चीजें छीन ली जाए तो फिर क्या हो? तो ये बहुत एक मुश्किल सी बात है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पनिशमेंट या सजाओं का नाम सुना है? सबने सुना है। किसी को मिली तो नहीं है? घर में तो छोटी मोटी मिलती हैं, वो औपचारिक वाली सजा जिसके लिए हमें एक विशेष स्थान पर जाना पड़ता है। चलिए, तो जब हमारा ब्रिटिशर्स का एक एरा चल रहा था, जिसको हम मॉडर्न टाइम कहते हैं इंडिया का, उस टाइम पर एक सजा होती थी, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, काला पानी। काला पानी क्या था एक्चुअल में? कोई काले कलर का पानी था? तो क्या था काला पानी? एक छोटी सी कोठरी होती थी, ठीक है, उसमें आपको रखा जाता था और इसको काला पानी कहते थे। आप क्या बता रहे थे? अंडमान एंड निकोबार की एक जेल हुआ करती थी, और उसमें ऐसा था कि देखो, यूजुअली जो जेल होती है उनमें क्या होता है कि जो एक बैरक होती है, उसके जस्ट सामने दूसरी बैरक होती है। हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है, या फिर एक साथ दो तीन कैदी रखे जाते हैं। काला पानी क्या था? काला पानी एक सिचुएशन थी जब आपसे जो इंटर कम्युनिकेशन है ना, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, वो छीन लिया गया। और जब वो छीना गया तो इससे हुआ क्या कि एक व्यक्ति का जो गेट है उसकी बैरक का, वो दूसरे व्यक्ति के दीवार के सामने है। मतलब उसको कोई नहीं दिख रहा है, केवल वो छोटा सा एक रोशनदान होता था उस बैरक में, और आप केवल किसको देख सकते हो? पानी को देख सकते हो। समुद्र क्योंकि है वहां पर, तो केवल आपको क्या दिखाई देगा? पानी दिखाई देगा। आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी से बोल नहीं सकते। इस फिनोमिना को बोला गया काला पानी। क्योंकि जब पानी, पानी का कलर काला नहीं है, समुद्र का पानी है, अंडमान एंड निकोबार का तो वैसे भी क्लीनेस्ट वाटर बोला जाता है, लेकिन एक सिचुएशन है कि आप, मतलब उस सिचुएशन में आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली तोड़ दिया जाता था। एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम है मैल्कम एक्स। मैल्कम एक्स ने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन जब हमसे हमारे संवाद छीन लिए जाए, जब हमसे हमारा जो संचार है वो छीन लिया जाए, तो ऐसी अवस्था को क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला, इसे बोलेंगे कि हम एक गहरे सदमे में हैं। तो इन्होंने इसको क्या बोला? क्योंकि ये सदमा जो था वो भावनात्मक था, इसलिए इन्होंने क्या बोला कि ये कौन सा सदमा है? भावनात्मक सदमा। ऐसे जो सदमा होता है कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आप बहुत बेचैन हैं,
तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो सोचने और समझने की क्षमता है वो प्रभावित होने लग जाएगी। हम एक डर में आ जाएंगे कि हम क्या करें। बहुत सारे लोग हैं वो इसी डर की वजह से वो बोलते थे कि अब हम राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें यहाँ से बाहर निकालो। और जो लोग वहां रहे भी, बहुत सारे लोग रहे, कई रिनोन लोगों को आप लोग जानते भी होंगे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के कुछ नए तरीके निकाले कि अपनी बैरक के अंदर पोयम्स को लिखना शुरू कर दिया। लिखना भी क्या है, संचार। हमने जब चीजों को लिखा, हमें लगा कि कोई नहीं, तो हम लिख रहे हैं तो शायद इसको कोई पढ़ेगा, शायद हम एक दिन बाहर जाएंगे। मोटिवेशन, कल हम पढ़ रहे थे, संचार जो है वो क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन आपने खुद को दिया कि नहीं, एक दिन आएगा जब मैं यहां से बाहर जाऊंगा। आपने अपनी कविताओं को लिखा, आपने वहां पर ग्रंथों को लिखा, जो भी आपने किया, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए और मजबूर हुए कि हमें यहां से बाहर निकालो। हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो तुम चाहते हो। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में या जो आपके बड़े बड़े जो रूलिंग जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर संचार का उपयोग किस किस तरीके से किया जा सकता है। आप बहुत हिंसा कर रहे हैं लेकिन लोग आपके साथ में नहीं है, लेकिन आपने संचार की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया और बहुत सारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे वो उससे दूर होने लगे। तो ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स की। कम्युनिकेशन का जो टाइप है, ये एक ऐसा एरिया है जहां से हमें क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि इनमें जितने भी मटेरियल्स अभी अवेलेबल हैं, एक साथ बहुत सारी बातें की नहीं गई हैं। अलग अलग पेजेस पे आपको अलग अलग बातें मिलेंगी। यदि बातें की भी गई हैं तो करने का जो स्टाइल है वो बहुत ट्रेडिशनल है। वही वो हमें बुक्स को पढ़ना है, देन फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, देन एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जिससे हमारे रिटेंशन की जो एक कैपेसिटी है वो प्रभावित होती है। तो आज हम इसको किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, हम एक टैबुलर फॉर्मेट में जितने भी प्रकार पॉसिबल हैं हम उन प्रकारों को देखेंगे और साथ में उनके सब टाइप्स भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो हम संचार को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, कितने रूपों में बांट सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने से पहले कल की क्लास की कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कुछ रिटेन किया है या नहीं किया। हमने कल पिफिन का नाम देखा था, जिनको कई बार हम पिफिनर भी कह देते हैं। एज पर पिफिन या पिफिनर, वो क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का क्या है, हार्ट है। उन्होंने क्या बोला है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक और हमने स्कॉलर को डिस्कस किया था और उसको डिस्कस करते हुए मैंने आपको कुछ एक लिंक भी दिया था कि हम आजकल बाजरा खाते हैं, मिलेट। वेरी गुड, उनका नाम क्या है, मिलेट। मिलेट ने क्या बोला था, बाजरा खाने से क्या अच्छा हो जाएगा हमारा खून, ब्लड। तो उन्होंने क्या बोला कि ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हमें ये चीज याद रखनी है कि ब्लड स्ट्रीम किसका है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, फिर हम अपने प्रकारों पर आते हैं कि क्या नॉइज और बैरियर हमेशा एक जैसे होते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं नॉइज इक्वल्स टू बैरियर? नहीं, बताइए क्यों? ठीक है, ये तो एक सिचुएशनल बात हो गई जो आप कह रहे हो। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो ऑलवेज वाला जो हमारा एक सिद्धांत होता है ना, प्रिंसिपल, यदि हम इसको बनाए कि जो नॉइज है वो इक्वल्स टू बैरियर है हमेशा, क्या हम इसको बोल सकते हैं? नॉइज कैसे हेल्प करेगा, एक्सप्लेन करो। और कई बार वो हमारे काम की चीजें हो जाती है। ओके, ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नॉइज और बैरियर में देखो दिक्कत क्या है। बैरियर क्या है, जो जैसे कल मैंने बात करी कि हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मैंने आपको क्लास के बाहर भेजा और मैं अभी भी कंटिन्यूसली पढ़ा रही हूँ, मैंने माइक को उतार दिया, क्या आप मेरी बात सुन पाएंगे? क्योंकि हमारे बीच में क्या है, फिजिकल बैरियर है, डोर है, वॉल्स है। लेकिन नॉइज क्या है, नॉइज है वो फिनोमिना की मैंने अपनी बात कही,
आप तक वो बात पहुंच नहीं पाई। बैरियर क्या है कि वो जो बात है और वो जो आप है उनके बीच में कुछ ऐसा है कि कनेक्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नॉइज क्या है, बात भी कही गई है, पहुंची भी है, लेकिन उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची है। जैसा कि ये कह रहे थे कि कई बार क्या होता है कि हमें बात को हमने गलत तरीके से कहा लेकिन वो सही तरीके से पहुंच गई। 3 और वर्ड्स कल हमने डिस्कस किए थे, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड मल इन्फॉर्मेशन। क्या है मिस इन्फॉर्मेशन? क्या इंटेंशनली हमने जानबूझकर किसी का बुरा करने के लिए कुछ ऐसा किया था? नहीं। तो हम किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन हाँ, हमने कुछ गलत कह दिया। उदाहरण आपको याद होगा। डिसइन्फॉर्मेशन, जानबूझकर इंटेंशनली किसी का गलत करना, किसी के बारे में गलत सोचना। एंड दी मल इन्फॉर्मेशन, सूचना इसमें सही है, गलत है? वेरी गुड, सूचना सही है, लेकिन यूज करने का जो टाइमिंग है वो क्या था? बिल्कुल गलत था। चलिए, तो आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा ही पढ़ते रहिए। और आज हम जो पढ़ेंगे उसको भी कल आप लोग पढ़कर आइएगा। तो संप्रेषण के जो प्रकार हैं उनको हम बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, आप लोग सुंदर सुंदर डायग्राम बनाइएगा। मेरे थोड़ा सा राइटिंग में और लाइंस में प्रॉब्लम रहती है, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो संप्रेषण के प्रकार की हम बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है वो है व्यक्तिक, जिसको हम बोल सकते हैं पर्सनल। आप सबका मीडियम आज हिंदी है, आपका इंग्लिश है, आपका भी इंग्लिश है, आपका भी इंग्लिश है। ओके, तो हम इसको पर्सनल बोलेंगे, या इसको बोला जाता है संबंधों के आधार पर। तो एज पर दी रिलेशंस आप इसको बोल सकते हैं। पर्सनल, व्यक्तिक, रिलेशन यानी कि संबंध। दूसरा जो हमारा टाइप होगा वो होगा माध्यम। माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं चैनल। कल हमने चैनल को देखा था, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे तो चैनल क्या था? वाणी। तो हम देखेंगे कि चैनल्स के बेसिस पर हम किस तरीके से डिफरेंसेस करते हैं एक संप्रेषण में। अगला हम देखेंगे जो नेक्स्ट है हमारा संगठन। संगठन को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो कम्युनिकेशन है उसका क्या टाइप होगा, क्या पार्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम के बेसिस पर, कि समय के आधार पर संप्रेषण को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारा फ्लो है, प्रवाह है, उसके बेसिस पर हम जो अंतर है वो देखते हैं कि फ्लो किस तरीके से कर रहा है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे प्रेषण की दिशा के आधार पर, यानी कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ दी सेंडर, या फिर डायरेक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हमारे कितने टाइप हुए? 6 तरीके हुए। अब हम एक एक टाइप को देखेंगे और विस्तार से इसकी बात करेंगे। ये क्या हम बात किसकी कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। 6 प्रकार संभव हैं। हमसे यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कल भी मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने सिलेबस को डिकोड किया था, तो डिकोड किया है एज पर दी पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग ये प्रकार संभव दिखाई देते हैं, तो हम इन पर बात करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिक संप्रेषण की बात करते हैं। क्या आपको क्या समझ में आता है, इसमें क्या हो सकता है? वेरी गुड। हम लोग एक अभी कुछ साल पहले या 1-2 साल पहले एक बड़ा ट्रेंडिंग में एक गेम था। सारी फैमिली बैठती थी और बोलती थी एक मछली पानी में गई, छपाक। खेला है आप लोगों ने? 2 मछली, 3 मछली। तो बस वो मछलियां नहीं है, हम इंसान हैं। और हमें क्या करना है, एक व्यक्ति, क्योंकि व्यक्तिक है, एक व्यक्ति बात कर रहा है, एक से बड़ा 2, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, 2 से बड़ा 3। तो हम 3 ना बोल के इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप। पे ग्रुप हो गया, 3 लोगों का ग्रुप, 2 से ज्यादा में ग्रुप बोल दिया जाएगा। ग्रुप के बाद में एक कम्युनिटी हो गई। कम्युनिटी एक रिलीजन कम्युनिटी हो सकती है, लैंग्वेज की कम्युनिटी हो सकती है। कम्युनिटी के बाद में हुआ पब्लिक स्पीकिंग। जैसे महात्मा गांधी कुछ बोलते थे, पब्लिक उनको सुनती थी। जैसे आज हमारे कोई मिनिस्टर बोलते हैं, हम सब उन्हें सुनने जाते हैं। तो ये क्या हो गया? पब्लिक स्पीकिंग। या फिर कोई भी नेता। इसके बाद में हमारा आता है मास कम्युनिकेशन। कल भी हम इसकी बात कर रहे थे। जैसे टीवी में, रेडियो में हमें कुछ सुनाई देता है, एक पर्सन बोल रहा है लेकिन बहुत सारे लोग उसको सुन रहे हैं। और एक होता है इंटर कल्चरल,
यानी कई सारी संस्कृतियों के लोग एक साथ आए हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हम इसको लिखते जाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट लिखिए इंट्रापर्सनल, इसको हिंदी में बोलेंगे अंतः व्यक्तिक, व्यक्तिक व्यक्तिक आप लोग लगाते जाइएगा, अंतः व्यक्तिक। दूसरा है इंटरपर्सनल, यानी कि अंतर व्यक्तिक। अंतर व्यक्तिक शायद ऐसे ही लिखा जाता है और आप लोग देख लीजिएगा। थर्ड क्या होगा बताइए जरा, दो लोगों से बड़ा क्या हुआ, ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, समूह। समूह को क्या बोलते हैं, ग्रुप। फिर क्या था ग्रुप से बड़ा, कम्युनिटी। कम्युनिटी था, समुदाय था, तो ये क्या हो गया, कम्युनिटी, यानी कि समुदाय। समुदाय से बड़ा क्या था, पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, वो बोल रहा है, तो इसको आप पब्लिक स्पीकिंग की तरह से लिख लीजिएगा, पब्लिक स्पीकिंग। 6 क्या होगा, मास कम्युनिकेशन। 6 पे लिखिए मास कम्युनिकेशन, मैं बोल देती हूँ, 6 पे लिखिए मास कम्युनिकेशन। 7th पे क्या लिखेंगे, इंटरकल्चरल, यानी कि अंतर सांस्कृतिक, अंतर सांस्कृतिक। ओके, चलिए समझते हैं। हम आज सुबह उठे और हमने वादा किया कि आज से हम सुबह जल्दी उठेंगे। रोज सुबह वादा होता है और रोज सुबह टूटता है ना। तो हम 2-3 जो हमारे अलार्म थे उनको स्नूज कर करके हम जिस टाइम पर उठे, हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो हमने आज फिर खुद से वादा किया कि हम कल से जल्दी उठेंगे। कम्युनिकेशन खुद से कर रहे हैं ना, किसी और को सुना रहे हैं नहीं। कैसा कम्युनिकेशन होगा, इंट्रापर्सनल, यानी कि अंतः व्यक्तिक, खुद से खुद बात करना। ठीक है, खुद को मोटिवेट करना कि नहीं हम होंगे कामयाब एक दिन, खुद ही को, है ना। तो ये क्या है, इंट्रा। अब क्या है, हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा कि मैडम ये तो इजी इजी है, हमें तो पता ही है, क्यों आप इसको डिस्कस कर रहे हो, ऐसा लगा ना। चलो अभी इंटर वाले में ये जो भ्रम है ये निकलेगा हमारा। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये कैसे आते हैं, ये आते हैं कि जो फैटिक कम्युनिकेशन है वो किसके अंतर्गत आता है। अब हमें तो फैटिक ही नहीं पता, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है अंतर व्यक्ति का। अंतर व्यक्ति को हम 3 भागों में बांटते हैं, तो अंतर व्यक्ति को जब 3 भागों में बांटेंगे तो कैसे होगा, देखो बात कितने लोग कर रहे हैं, अंतर व्यक्ति क्या है, यानी कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, 1 और 2, इन दोनों को आपस में बात करनी है। चलो बात करवाते हैं इनकी। क्या 2 व्यक्ति जब बात करते हैं कभी भी, तो वो क्या उतनी ही आत्मीयता से बात करते हैं, एकदम कि पता है 4 साल पहले मैं फेल हो गई थी, जाते जाते किसी को बता देती हुई, नहीं ना। तो 2 व्यक्ति जब बात कर रहे हैं तो उनका भी लेवल अलग अलग है। कई बार आप किसी को नहीं जानते, हाय हेलो नमस्ते बस खत्म, इतनी बात करते हैं। कई बार हम थोड़ी सी ठीक सी बात कर लेते हैं कि अच्छा आप कहाँ से हैं। जैसे जब भी कोचिंग्स में आते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, हाय हेलो करने के बाद में कहाँ से हो तुम, अच्छा अच्छा, हमारी सिटी से हो तो फिर हम आगे बात करें, नहीं हो तो फिर दूर दूर बात करें, फिर बाद में देखेंगे कि पर्सन कैसा है। लेकिन पहले पहले तो हम ये पूछते हैं कहाँ से हो, अच्छा अच्छा, कितने अटेम्प्ट दिए हैं। जब कोचिंग में आते हैं तो 2-3 क्राइटेरिया होते हैं, तो कहाँ से हो, और दूसरा सबको सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहना चाहता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फेक देते हैं कि अरे जेआरएफ तो 6-7 बार हो गया, लेकिन बस मन ही नहीं कर रहा, ये जो लाइफ है वो छोड़ने का, अलग अलग सब्जेक्ट से एमए करके फिर जेआरएफ करने आ जाता हूँ मैं तो, है ना। तो अलग अलग लोग होते हैं। तो एक दूसरा टाइप का हुआ जहां पर आपकी बातें थोड़ी सी आगे बढ़ी, और एक तीसरा टाइप होता है जब आप अपने एकदम जो फास्ट फ्रेंड है, घर में भी जो आप जिससे सब कुछ शेयर करते हैं, आप उसके साथ में बातें कर रहे हैं। क्या तीनों बातों में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा। इसका मतलब जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो उनकी बातें भी अलग अलग होती हैं। तो इनको हम देखेंगे, जब हम केवल हाय हेलो नमस्ते कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है फैटिक। यहां से क्वेश्चन आया है, जैसा कि मैंने बताया था कि फैटिक कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, किसका पार्ट होगा, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन का। दूसरा है व्यक्तिगत। जब हम थोड़े से व्यक्तिगत हुए, हमने पूछा कि अच्छा कहाँ से हो, हमारे ही शहर से निकला तो फिर मोहल्ला,
मोहल्ले से निकला तो फिर अच्छा उनको जानते हो क्या, वो मेरे अंकल हैं, अच्छा वो तो मेरे भी अंकल हैं। या फिर हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो भी हम बोलेंगे हाँ जानते तो हैं लेकिन ठीक ठीक है जो भी है। और तीसरा है आत्मीय संबंध। इंग्लिश। ओके, चलिए। तो यहाँ पर जो फैटिक है वो समझ में आया, व्यक्तिगत समझ में आया, आत्मीय समझ में आया। इंग्लिश में इसको फैटिक को फैटिक बोलेंगे, व्यक्तिगत को पर्सनल बोलेंगे या इंडिविजुअल बोल सकते हैं, और आत्मीय को बोलेंगे इंटीमेट। चलिए, अब आते हैं अपने तीसरे कम्युनिकेशन पर जो है ग्रुप, यानी कि समूह। समूह हमेशा बड़े होंगे या छोटे होंगे? 3 लोग हो गए, समूह बन गया। लघु, बहुत सारे लोग हैं, समूह बना है, क्या बोलेंगे? वृहत या दीर्घ समूह। यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो केवल हमें ये याद रखना है कि समूह भी बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन कैसा आया है वो मैं आपको बताती हूँ। समूह के बढ़ने पर, समूह के बढ़ने पर यानी कि जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, समूह के बढ़ने पर आत्मीय संबंधों का जो क्रम है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? पहला, समानुपाती। मेरा क्वेश्चन समझे कि जैसे जैसे समूह बढ़ रहा है आत्मीय संबंध बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? पहला संबंध है समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक समूह के बढ़ने पर आत्मीय संबंध बढ़ते चले जाएंगे। सेकंड ऑप्शन था व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बढ़ेगा तो वो कम हो जाएंगे। तीसरा था समानांतर, यानी समूह और वो साथ साथ चल सकते हैं। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? समूह जैसे जैसे बढ़ेगा आत्मीय संबंध कम होते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी पर्सनल डिटेल्स थोड़ा शेयर कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल तो पर्सनल लोगों को ही पता होती है, अब वो उसको पब्लिक कर दें तो बात अलग है, लेकिन हम तो कुछ ही को बताते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिटी या समुदाय के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन। कम्युनिटी या समुदाय के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो क्या वो किसी पर्पस पर होगा, क्या वो किसी एक सब्जेक्ट पर होगा या किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकता है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी बैठी हुई है, पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो डिमांड होंगी हमें उसको एड्रेस करना होगा। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो पर्पसफुल होगा, वो किसी उद्देश्य से किया जाने वाला कम्युनिकेशन होगा। और लास्ट हमारा क्या था? नहीं, ये लास्ट नहीं था, ये था पब्लिक। पब्लिक यानी जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण में बताया था कि जब महात्मा गांधी बोलते थे पब्लिक को वो संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, जब वो पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं तो फीडबैक यहाँ हमें ज्यादा मिलेगा या फीडबैक हमें इंटर कम्युनिकेशन में ज्यादा मिलेगा, जो सेकंड वाला हमारा पॉइंट है? किसमें ज्यादा मिलेगा बताओ? कितने प्रतिशत जनता ये मानती है कि पब्लिक कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो सबसे ज्यादा होता है? कोई नहीं मानता, सभी मानते हैं कि इंटर कम्युनिकेशन में ज्यादा होगा। दो लोग जब बात करेंगे तो फीडबैक हमेशा अच्छा आएगा। महात्मा गांधी बात कर रहे हैं, 5-6 लोग हैं जो महात्मा गांधी की बात नहीं सुन रहे हैं। अब महात्मा गांधी उनको जाकर बोल तो नहीं सकते कि भाई क्या कर रहे हो तुम, मेरी को सुनो सुनो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। वो सोचेंगे कोई बात नहीं, 5 नहीं सुन रहे 55 तो सुन रहे हैं, अपन उनको सुनाते हैं। नेक्स्ट क्या है पब्लिक के बाद में? मास कम्युनिकेशन। टीवी, रेडियो, किसी भी इस तरीके के तकनीकों के माध्यम से होने वाला जो संचार है उसको क्या बोला जाता है? मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्या था? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें फिर से एक पॉइंट बनाएंगे इंटरकल्चरल में। और इंटरकल्चरल में एक पर्सन है जिन्होंने इस पर बहुत काम किया, उनका नाम है हॉफ स्टीड, HOFSTED, हॉफ स्टीड। उन्होंने बोला कि जो अलग अलग कल्चर होते हैं, जो अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, वो किस हिसाब से अपने संबंधों को, अपने कम्युनिकेशन को करते हैं। तो फर्स्ट जो उन्होंने इसमें अपना पैरामीटर दिया वो पैरामीटर था पावर एंड डिस्टेंस। आप लोगों ने स्वीडन और ये जो हमारे ऊपर वाली जो कंट्रीज हैं जो हर इंडेक्स में ऊपर ऊपर रहती हैं, उनके नाम सुने होंगे ना? नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वर्ल्ड वाइड। तो उनमें जो कल्चर है और जो इंडिया में कल्चर है, क्या वो एकदम इक्वल है? यस और नो? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है उनको। तो क्या उनका जो कल्चरल है वो कल्चर है वो क्या हमारा और उनका सिमिलर है?
क्या वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम करते हैं? क्या हमारे यहाँ पावर मैटर करती है? 21 साल के होने पर हम सब एक बार यूपीएससी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगाव उस पोस्ट से ना हो, लेकिन हमें उस रुतबे से लगाव है। यस और नो? क्योंकि फिर पूरी फैमिली यूपीएससी क्रैक करती है साथ में हमारे। फिर वो कहीं पर भी यदि उनको ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा तो बोले पता है मेरा भतीजा और भतीजी कहाँ है। अब उसको क्या ही मतलब, आप उसके कब काम आने वाले हो, लेकिन एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो पावर और जो डिस्टेंस है वो जितना हमें इंडिया में या फिर हम बोलें कि एशियन कंट्रीज में दिखाई देता है, क्या उतना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी है? तो जब वो दोनों लोग एक साथ आएंगे तो क्या उनमें कल्चरल डिफरेंस दिखाई देगा? या हम जहां पढ़ने जाएंगे या वो यहाँ पढ़ने आएंगी, ऐसा तो खैर आज के सिनेरियो में तो नहीं हो रहा है, लेकिन यदि ऐसा हुआ कभी तो क्या हमें एक डिफरेंस दिखाई देगा? तो हॉफस्टीड इसकी बात करें। दूसरी जो बात है जो हॉफस्टीड कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम कल्चरल डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, वो है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? व्यक्तिगत जो हम हैं, यहां पर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है या एक ग्रुप इंपॉर्टेंट है? यदि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें आज के सिनेरियो में, तो हमें जो पर्सनैलिटीज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन क्या सभी देशों में इस तरीके का माहौल है? कई ऐसे देश है ना जहां पर जो पार्टी है, जो ग्रुप है, उनकी इंपॉर्टेंस है। जैसे भारत में भी जब गठबंधन की सरकारें होंगी तो इंपॉर्टेंस व्यक्ति की नहीं होगी, इंपॉर्टेंस किसकी होगी? सरकार की होगी। तो ये जो गठबंधन है और जो एक हमारी बोलते हैं कि एक सत्ता वाला जो एक रूल है, उसमें हमें डिफरेंस दिखाई देता है। तो इंडिविजुअलिज्म के हिसाब से भी हमें यहाँ पर संचार में परिवर्तन दिखाई देता है, यदि हम संस्कृतियों की बात करें। जो तीसरा जो मुद्दा है जिसकी बात हॉफस्टीड करते हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो बोलते हैं टाइम ओरिएंटेशन। अच्छा ये बात बताइए कि जो महिलाएं भारत में केवल अपने बच्चों की केयर करती हैं, अपने घर का काम करती हैं, उनका समाज में कैसा स्थान है? क्या कहा जाता है उन्हें? हाउसवाइफ। आजकल एक हमने फैशनेबल वर्ड दिया है, होम मेकर, है ना? लेकिन क्या इज्जत बढ़ गई? हमने उन्हें बोला कि हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है कि जब तक नारी नहीं बैठेगी पुरुष कोई यज्ञ नहीं कर सकता। राम जी का उदाहरण देते हैं सब लोग। सही बात है, लेकिन घर के अंदर इज्जत कितनी है? क्या वो डिसीजन मेकर बन पाई है अपने घर का? क्या उससे पूछकर चीजें होती हैं? और क्या यदि वो अपने घर का काम कर रही है, जो इकोनॉमिक सर्वे, आपने सबने नाम सुना होगा इकोनॉमिक सर्वे का, हमारी भारत सरकार निकालती है बजट से पहले। तो इकोनॉमिक सर्वे में एक बार एक बात कही गई कि बहुत सारे जो होम मेकर्स हैं उनके आगे जीरो लिख दिया जाता है सैलरी। इनकम कितनी है मम्मी की? मम्मी तो होम मेकर है, बोलते हैं ना हम लोग अक्सर, जीरो। जबकि यदि वो घर पर रहकर सारा काम कर रही हैं तो उनके पास में तो कोई परसेंटेज जाना चाहिए। जर्मनी में ऐसी महिलाएं जो ये चूज करती हैं, ऑप्ट करती हैं कि हमें केवल अपने बच्चों की केयर करनी है और घर का काम करना है, उनको सरकार की तरफ से, देश की तरफ से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। जब वो 60 इयर्स की हो जाती हैं या एक स्पेसिफिक वहां पर एज है, उसके बाद में उनको पेंशन मिलनी शुरू होती है। पॉइंट्स मिलते हैं कि आपने इतना अच्छे से काम किया, आपने अपना करियर सेक्रीफाइस किया, तो अब गवर्नमेंट आपको क्या देगी? पॉइंट्स देगी, और वो पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं एज अ पेंशन। ऐसा ही बहुत सारी कंट्रीज में होता है। इसी तरीके से जो जैसे आजकल एक टाइम डिफरेंस चल रहा है, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। तो जो आपके वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो किस तरीके से, क्योंकि वो सोसाइटी की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल बच्चे रहना नहीं चाहते माँ बाप के साथ में। तो अब प्रॉब्लम हुई बहुत सारे देशों में, स्पेशली जापान में, जहां पर बहुत सारी जो जनसंख्या है वो बुढ़ापे के निकट है। जैसे हम बोलते हैं ना भारत युवा देश है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भारत में बहुत सारे वृद्ध लोग होंगे, क्योंकि युवा नहीं होंगे उस टाइम पर। तो अब ऐसी जब कंडीशन होगी तो जो केयर करने वाले लोग हैं वो तो कम है, और जिनको केयर चाहिए वो ज्यादा है। ऐसे में उनको जो केयर करेगा उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे देशों में होता है, और वो पॉइंट्स यूज होते हैं। जैसे आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो वो आपके पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होंगे कि देखो इन्होंने अपने पेरेंट्स की या किसी और जो लोग हैं ओल्ड एज होम में जाकर उनकी सेवा करी या उनके साथ में रहे। तो ऐसा जो टाइम ओरिएंटेशन है, टाइम के साथ चलना, टाइम के आगे की सोचना, क्या वो सारी कंट्रीज में एक जैसा है? क्या हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है? नहीं। तो हॉफस्टीड इस बात को भी किसके अंतर्गत रखते हैं? इंटरकल्चरल के अंतर्गत रखते हैं। क्या आप समझ पाए हैं जो हमने व्यक्तिगत संचार करा,
व्यक्तिगत संचार के जो पार्ट्स को पढ़े, और इसमें से कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्रोनोलॉजी या फिर आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। सबसे पहले कौन सा होगा? इंट्रा, अंतः, उसके बाद अंतर, उसके बाद समूह, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद में मास कम्युनिकेशन, देन इंटरकल्चरल। क्लियर हो गया है? चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो बात करता है माध्यम यानी कि चैनल की। अब हम कल बात कर रहे थे कृष्ण और अर्जुन की स्टोरी की। कृष्ण और अर्जुन की स्टोरी की जब हमने बात करी तो हमने उस स्टोरी में देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस तरीके से अपनी बातों को समझाया, माध्यम क्या था? वाणी, यानी वो बोलकर अपनी बातों को बता रहे थे। इसका मतलब एक चैनल क्या होता है जब आप बोलकर बताते हैं, एक चैनल क्या होता है जब आप बिना बोले बताते हैं या आप लिखकर बताते हैं। तो क्या हम इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं या बांट सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल? क्या हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं? वर्बल यानी जिसमें शब्द होंगे, नॉन वर्बल यानी जिसमें शब्द नहीं होंगे। तो हम इसको भी दो भागों में बांटेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब वर्बल की जब हम बात करते हैं, जब शब्द होंगे तो शब्द को बोलकर बताया जा सकता है या फिर लिखकर बताया जा सकता है। बोलने या लिखने की जब भी बात आती है, कल हमने एक विकास की बात करी थी कि संचार का विकास कैसे हुआ, याद है आप लोगों को? सबसे पहले स्टोन एज, पाषाण काल, आदि मानव की बात करी थी। आदि मानव के जो संचार के तरीके थे वो क्या थे? सिंबल्स, संकेत। उसके बाद में जो मानव हुआ वो बोलकर बातें बताने लगा, भाषा। उसके बाद का मानव लिखकर, फिर प्रिंट कर कर, इस तरीके से हम एआई तक आए थे। तो ये जो वर्बल तरीका है, लिखना या बोलना, इसके लिए आपके पास होनी चाहिए कला, कौशल, स्किल्स। अपनी बात को कैसे कहा जाए, अपनी बात को कैसे लिखा जाए, कौशल चाहिए। इस कौशल को संचार की लैंग्वेज में हम बोलते हैं LSWR का फॉर्मूला, या LSRW भी आप इसको कह सकते हैं। क्या है ये LSRW या LSWR? लिसन, सबसे पहले सुनना जरूरी है। आपको बहुत अच्छा वक्ता बनना है, उससे पहले क्या बनना पड़ेगा? अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। आप अच्छे लिसनर हैं तो आप अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। आप किसी और को बोलने नहीं देते, बोलते सब बेकार है, मुझे आता है सब कुछ, तो फिर हमारे पास में काफी कम इंटेक रहेगा। तो सबसे पहले लिसन, ये एक कौशल है, स्किल है। उसके बाद में स्पीकिंग, जब आपने अच्छा सुना है तो आप अच्छा बोल पाएंगे। स्पीकिंग के बाद में है राइटिंग। हमने देखा था जब वो बोलने लगा था उसके बाद उसने लिखना शुरू करा था। और एक होता है रीडिंग, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, अच्छा बोलना और अच्छे से सुनना, ये कलाएं हैं। जब ये कलाएं हमारे अंदर डेवलप होती हैं तो हम कौन सा कम्युनिकेशन कर सकते हैं? वर्बल कर सकते हैं, यानी शाब्दिक। ठीक है, तो शाब्दिक हमारा कम्युनिकेशन कब होगा? जब हमारे पास शब्द होंगे, लिखकर, बोलकर, सुनकर, पढ़कर, ऐसे ही आएंगे शब्द। तो हमने ये वाला अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट किया। लेकिन यूजीसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबको आता है ना? इजी इजी क्वेश्चन थे, पहले पूछती थी वो। आजकल उसका फोकस कहाँ है? नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होगा? शब्द नहीं है आपके पास में, कैसे कम्युनिकेट करोगे? मैंने पूछा कि आप लोग क्लास में अभी एंजॉय कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं? आपने जैसे यॉर्निंग करा, है ना? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग हमारे क्या हो सकते हैं, जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन से हम अपनी बात को कह सकते हैं। जैसे मजा आता है तो हमारी आंखें चमक जाती हैं, अरे वाह ये तो क्या बात हो गई। हम बोर होते हैं तो हम सोचते हैं क्या होगा, घड़ी देखते हैं बार बार, हाँ हाँ, सामने सामने हंसते हैं, पीछे पीछे घड़ी देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने एक्सप्रेशन से अपनी जो भावनाएं हैं उसको बता रहे हैं। तो नॉन वर्बल में एक तो हमें क्या पता होना चाहिए, संकेत होते हैं। लेकिन यूजीसी का मन यहां पर भी नहीं माना, वो आपसे कुछ वर्ड्स पूछते हैं। आप में से कितने बच्चे जिन्होंने दिसंबर 2025 का पेपर दिया था? ओके, अभी वाला किन किन ने दिया था? अभी वाला वही तो है, उसका ही तो हाँ नहीं आया है। और जून 25 का किसने दिया था? ओके, क्या आपके वाले सेट में भी इस तरीके के वर्ड्स आए थे, कीनिक्स या काइनेसिक्स जिसको कहते हैं, क्रोमेटिक्स? हाँ, सेट का थोड़ा सा लेवल, सॉरी, सही कह रहे हो आप। चलो तो हम नॉन वर्बल जो वर्ड्स हैं उनकी बात करते हैं। देखो अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन ये अपन नहीं बोल सकते कि अब भी नहीं पूछा जाएगा, है ना? क्योंकि नेट ने पूछ लिया है तो सेट भी पूछ सकता है। बिल्कुल, हाँ,
अब पता नहीं सेट इस बार ये टारगेट ले ले कि नेट तो फिर भी हो जाए, सेट नहीं हो पाए बच्चों का। चलो, तो हमने कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको देवनागरी में लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना। काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है कि जब हम हाव भाव शब्दों, अपने चेहरे के भाव के द्वारा जब बताते हैं चीजों को। इसके लिए एक स्टोरी मैं आमतौर पर बताती हूँ। आप में से कितने हैं जो क्रिकेट लवर हैं? अच्छा लगता है क्रिकेट देखना? खेलना नहीं, देखना। किसी को नहीं अच्छा लगता? आपको अच्छा लगता है, ओके। आपने सुना है कि युवराज सिंह ने एक बार T20 वर्ल्ड कप का एक मैच था और उसमें कितने सिक्सेस हिट किए थे? 6। सामने वाली टीम कौन सी थी? इंग्लैंड। कौन सा बॉलर था? फ्लिंटॉफ थे शायद। अच्छा, जो भी होंगे। तो जो काइनेसिक्स है वो क्या है, आप ये याद रखिए कि युवराज सिंह ने कितने सिक्स मारे? 6। उससे पहले कुछ बहसबाजी हुई थी, फिर उन्होंने बोला कि अब बोलूंगा नहीं, अब करके दिखाऊंगा। जब करके दिखाते हैं तो शारीरिक गतिविधि हुई ना, सिक्स ऐसे थोड़ी ना टक करके थोड़ा हो जाता है, शारीरिक गतिविधि करनी पड़ती है पूरी। तो सिक्स किसने मारे थे? युवराज सिंह ने। कुछ बोला था? नहीं, करके दिखाया था। हमने पूछा किसने मारे, किसने मारे भाई सिक्स? युवराज सिंह। काइनेसिक्स से क्या याद रखेंगे? शारीरिक गतिविधि। काइनेसिक्स के साथ में एक होता है हमारा मेटा संप्रेषण। अब ये क्या है भाई मेटा संप्रेषण? कालिदास और विद्योत्मा की स्टोरी सुनी आप लोगों ने? कालिदास और विद्योत्मा। कालिदास एक पर्सन है, बहुत रिनोन राइटर हुए हैं बाद में, लेकिन पहले वो महामूर्ख हुआ करते थे। हाँ, वो पेड़ काट रहे थे जिस पर बैठे हुए थे। तो विद्योत्मा बहुत इंटेलिजेंट थी, जो भी शादी करने के लिए आता था तो फिर वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती थी, ह्यूमिलेट करती थी और भगा देती थी। सबने सोचा कि अब हम विद्योत्मा की अकल ठिकाने लाएंगे। कालिदास को उन्होंने देखा, जैसा कि बताया इन्होंने, कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को कट कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि विद्योत्मा से बदला लेने का तरीका क्या है कि कालिदास से उसकी शादी करवा दी जाए तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अब वो कालिदास को बड़े अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के लेकर गए कि ये महाज्ञानी है, लेकिन ये बोलते नहीं है वार्तालाप में, ये केवल एक्शंस के थ्रू बात करेंगे। विद्योत्मा ने बोला ठीक है, मैं तो परम ज्ञानी हूं, मैं एक्शंस को समझ लूंगी। देखो होता क्या है, जब हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं ना, तो हमें हर चीज में इंटेलिजेंस ही दिखाई देती है। अब विद्योत्मा ने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सामने वाला बोलने नहीं वाला था, तो उन्होंने भी एक्शन करा। एक्शन किया 5। उनका मतलब था कि ये जो हमारा शरीर है वो पंचभूतों से, 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास को लगा कि मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रही है, क्योंकि इस तरीके से इशारा करा। कालिदास ने बोला तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घुसा मारूंगा। विद्योत्मा ने इंटरप्रिटेट किया कि जो पंचभूतों से बना एक हमारा शरीर है वो उन पंचभूतों को एक कर लेता है, यानी कि सब कुछ एक हो जाता है। क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट है, इस तरीके से उनका जो कन्वर्सेशन है वो आगे बढ़ता है और उनको लगता है ये परम ज्ञानी है, मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए। देन वो बाद में उनको पता पड़ता है कि कालिदास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटा संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कहा कुछ समझा कुछ। इशारे तो हुए, लेकिन उन इशारों का जो अर्थ था वो अर्थ का अनर्थ हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे पैरालिंग्विस्टिक। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम है एल्बर्ट मेहरबीन। नाम सुना है आप लोगों ने एल्बर्ट मेहरबीन का? एल्बर्ट मेहरबीन एक सिद्धांत देते हैं, हाँ, जिस सिद्धांत को हम बोलते हैं 73855। क्या है ये सिद्धांत? कि जब भी कोई पर्सन आपसे बात करता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं शब्दों का यूज कर रही हूँ बात करते टाइम, लेकिन मेरे शब्द जो हैं वो आप पर केवल कितना असर डालेंगे? 7%। मेरी जो टोन है, कब मैं अपनी बात को ऊपर लेकर गई, कॉन्फिडेंटली मैंने अपनी बात कही या नहीं कही, वो बात कितना असर डालेगी? 38%। लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो हमारा इम्पैक्ट है वो आता है जेस्चर यानी हाव भाव से। जैसे कि आपसे आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा करेला बना रही हूँ आज, खाएगा क्या या खाएगी क्या? तो आपने बोला हाँ बना दो। वर्ड क्या है? हाँ। लेकिन क्या खुश हो आप? नहीं। फिर उन्होंने बोला कि बेटा मैं ना आलू की सब्जी बना देती हूँ, तो आपने बोला कि हाँ ठीक है मम्मी बना दो। आपकी बात में उस हाँ में और इस हाँ में थोड़ा सा अंतर आया। अब आपके पापा आते हैं, वो बोलते हैं आज बाहर चलेंगे खाना खाने। हम बोलते हैं हाँ अब बाहर चलेंगे और बाहर ये मूवी भी देख लेंगे, ये भी कर लेंगे। जेस्चर्स बदल गए। आप समझ पा रहे हो? तो मेहरबीन के अकॉर्डिंग क्या था? मेहरबीन ने बोला कि जो हमारे जेस्चर्स हैं, जो हाव भाव हैं, हमारी जो लैंग्वेज है,
वो चाहे एक हो, लेकिन हाव भाव का तरीका ये डिसाइड करता है कि आपकी लैंग्वेज कितनी सही है और कितनी गलत है। इसके बाद में यूजीसी नेट ने एक नए वर्ड्स पकड़े हैं 5-6, और वो आपसे वो पूछता है। वो वर्ड्स कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं। पहला वर्ड है आपका, मैं बोल रही हूँ आप लोग लिखते जाइएगा ये वर्ड। पहला वर्ड है ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स क्या होता है? ऑक्यूलेसिक्स होता है, हम दोबारा से अपनी स्टोरी पर चलते हैं। युवराज सिंह ने कितने 6 हिट किए थे? 6। अब हमारा एक फिनोमिना है, हमारा एक आदत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है। सपोज करिए कि आप ग्राउंड में बैठे हुए हैं और एक प्लेयर खेल रहा है और उसने 6 मारा, तो आप प्लेयर के बैट की तरफ ही देखते रहेंगे क्या? कैसे, क्या कहाँ देखोगे? बॉल की तरफ। जैसे जैसे बॉल गई, हमारी आंखें उसकी साइड जाएगी, हम देखेंगे कैच तो नहीं हुआ। तो 6 में सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि कैच हो सकता है। तो ऑक्यूलिक्स क्या है कि जब 6, कोई भी किसी ने भी 6 मारा, कहाँ गया मारा, कि जब किसी ने भी 6 हिट किया, तो हम देखते ओ ये 6 कहाँ तक गया, देखते हैं, तो हमारी आंखें उसके साथ साथ घूमती हैं। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? नेत्र। संकेत किसके थ्रू होंगे? नेत्रों के थ्रू। एक और वर्ड है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स क्या होता है? आप याद रखेंगे P इक्वल्स टू प्लेस। प्लेस यानी स्थान। अब आपका एक साथी है, आप देखते हैं कि न्यूज आ रही है और उस न्यूज में वो पीएम के बगल में बैठा हुआ है। आपको लगेगा अरे वाह, वो एक चेयर पर ही तो बैठा है, लेकिन उसके स्थान से आपको ये समझ में आ रहा है कि अब ये उतना सामान्य नहीं रहा, अब उसका कद बढ़ चुका है। किसी का स्थान, किसी ने कुछ कहा नहीं लेकिन संचार हो गया, आप समझ गए। पी से याद क्या रखेंगे? प्रोक्सिमिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 6 के साथ में पी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लेस, स्थान के द्वारा जब हमें समझ में आता है। एक ऐसा ही वर्ड है जो है आपका ऑल्फैक्टिक्स। आप एक फैक्ट्री के पास में से निकले, उस फैक्ट्री में बहुत ही कुछ केमिकल वाला कुछ बन रहा था। स्मेल आएगी या फ्रेग्रेंस आएगी? स्मेल आएगी। आप उस स्मेल को दोबारा से फील नहीं करना चाहेंगे? अब थोड़ी देर के बाद में आप एक परफ्यूम की फैक्ट्री के सामने से निकलते हैं, फ्रेग्रेंस आएगी, आप उसको दोबारा बार बार फील करना चाहते हैं। याद क्या रखना है? एक फैक्ट्री। फैक्टिक्स को याद नहीं रखना, आपको किसको याद रखना है? फैक्ट्री को याद रखना है। और आपको क्या आ रहा था? गंध आ रही थी ना, चाहे वो सुगंध है चाहे वो दुर्गंध है तो महक या गंध, आप इसको याद रखेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम इसमें देख सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं, एक हमारा वर्ड होता है गस्ट्रिक्स। अच्छा, आप लोगों के घर में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है क्या कि गेस्ट आए हैं और उनके लिए लिमिटेड मिठाई मंगाई गई है? कि जैसे 5 लोग आने वाले हैं, हमने 10 पीस मंगाए, ऐसा कभी नहीं हुआ? ओके, है ना? अच्छा, तो ऐसे गिन के मंगाते हैं। चलो हम एक सिचुएशन लेते हैं आम भारतीय परिवार की, कि हमने गिनकर मंगाया है ना, अभी अभी भी जॉब लगी है ना, तो गिनकर मंगाया हमने। 5 लोग आए, 2-2 के हिसाब से 10 पीस मंगा दिए। हम मतलब 3 लोग आने वाले, हमने अपने आप के लिए भी मंगाया, भाई 2 ऐसे थोड़ी ना, उनके सामने हमें भी तो खाना पड़ेगा। तो हमने टोटल 10 पीस मंगाए। अब घर में एक छोटा बच्चा है, गेस्ट जो है वो लेट होते जा रहे हैं, उसका मन क्या करेगा? मैं खा लूं पहले। मम्मी बोल रही नहीं बेटा, गेस्ट ने यदि बोला 2 के बाद और लाओ, तो कहाँ से लाएंगे, नहीं खाना है। बच्चे ने मिठाई खा ली। तो याद क्या रखना है आपको? ये गस्टोरिक्स और ये कुछ भी याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है कि गेस्ट आए थे तो आपका जो स्वाद था, आप अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी यहां से क्या याद रखेंगे गस्टोरिक्स से? कि गेस्ट आने वाले हैं और स्वाद का जहां पर भी बात होगी। कल अभी हम बात कर रहे थे कि खीर बन रही है, घर पे जल्दी जल्दी जाएंगे, तो वही बात है कि यहाँ पर आपका जो संप्रेषण है वो किसके थ्रू होगा? स्वाद के थ्रू होगा। समझ में आ रही हैं चीजें? चलिए चलते हैं अपनी टेबल पर। टेबल पर चलने के बाद में फिर हम आते हैं अपने तीसरे जो पार्ट है उसकी तरफ। माध्यम में और व्यक्तिक में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, फिर अपन तीसरे पार्ट पर चलेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। संगठन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है?
ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। तो हम इसको क्या कैसे बोलेंगे? एक तो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक कैसा होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो है कि बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बना है, डायरेक्टर है, एचआर है, उसके बाद में चीजें चल रही हैं, और एक है इनफॉर्मल की ऐसे ही बना लिया हमने। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी इसी तरीके से होता है। एक तो फॉर्मल होता है और एक कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कहेगा, फिर वो तीसरे पर्सन तक पहुंचेगी, फिर वो चौथे पर्सन तक पहुंचेगी, और ये बात बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल। जैसे मीटिंग्स में होने वाली जो बातें हैं उनको भी हम किस में रखेंगे? फॉर्मल में, जिनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिनका एक क्राइटेरिया है। लेकिन एक होती है चाय की थड़ी पर होने वाली बातें। करिए आप लोगों ने कभी? हाँ, उस टाइम पर हम मतलब दुनिया की किसी भी चीज पर बात कर सकते हैं, और हम बातें ऐसे करते हैं कि जो नीति आयोग का थिंक टैंक है उसमें जरूरत हमारी है ना? और हम यदि जाएंगे तो कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। तो ये जो संगठन है इसको हम कितने आधारों में बांट सकते हैं? 2 आधारों में। कौन कौन से होंगे? औपचारिक और अनौपचारिक। तो एक तो हमारी जो संचार है वो कैसा हो जाएगा? औपचारिक। और दूसरा कैसा हो जाएगा? अनौपचारिक। अगेन यूजीसी का जो इंटरेस्ट है वो औपचारिक में नहीं है। उसको लगता है ये तो आता ही है बच्चों को, मैं कहां से पूछूंगा? अनौपचारिक से। यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करें तो हमें एक वर्ड बार बार आता हुआ दिखाई देता है। यदि आप लोगों ने पहले पेपर दिए तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। ग्रेप वाइन, देखा है ये वर्ड? ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप किसे कहते हैं? अंगूर को। अंगूर की जो लता है, जो बेल है, देखिए आप लोगों ने, अंगूर जैसे आता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि अंगूर सिस्टमेटिक तरीके से लगेगा, कहीं पे भी कुछ भी। इस सिचुएशन से, इस फिनोमिना से ये वर्ड लिया गया है ग्रेप वाइन। जो वाइन होता है वो ग्रेप, और ग्रेप कहीं पर भी बढ़ जाता है, कहीं से भी लग जाता है। तो क्या होता है कि कई बार कुछ अंदर की बातें होती हैं, अफवाह होती हैं, रूमर्स होते हैं। हमने कहा, किसी ने सुना, किसी ने बाहर कह दिया, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? इसके अंतर्गत। तो हम इसमें एक तो टर्म याद रखेंगे, हमारी टर्म क्या है? ग्रेप वाइन। और ग्रेप वाइन के बाद में दूसरी चीज हम क्या याद रखेंगे कि इसमें क्या होते हैं? र्यूमर्स। लेकिन क्या हमेशा र्यूमर्स होंगे ग्रेप वाइन पे? जैसे मैं एक, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरे पास में कोई पोस्ट है और मुझे डील करना है अपने नीचे 10 लोगों को। ठीक है, मैंने आपसे बात की। आपका नाम क्या है? कमल। कमल नाम है आपका? ओके। तो मैंने कमल से बात की और कमल को मैंने बताया कि देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आपको अपने स्तर पर, आपका नाम क्या है? सावित्री को बता देना है। अब आपने सावित्री को ना बताकर, आपका नाम क्या है? डिम्पल। तो आपने सावित्री को ना बताकर, आपके डिम्पल के साथ में अच्छे रिलेशंस हैं, आप एक ही ग्रुप में फ्रेंड हैं, तो आपने डिम्पल से ऐसे ही डिस्कस किया। डिम्पल और सावित्री के कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपस में, मान लीजिए कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे ही हम अज्यूम कर रहे हैं। तो डिम्पल ने, सावित्री तक बात नहीं पहुंची है, डिम्पल ने वो बात आप तक पहुंचाई। आपका नाम क्या है? आराधना। तो डिम्पल ने बात किस तक पहुंचा दी? आराधना तक। अब आराधना ने सोचा कि मैं बात को और किसी से डिस्कस तो करूं, क्योंकि जब तक हम डिस्कस नहीं करते हमें मजा नहीं आता, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। आप दोनों के नाम क्या है? और आपका? मनीष और गिरीश? दिनेश। ओके। मनीष और जो दिनेश हैं उन तक आराधना ने ये बात पहुंचा दी। अब आराधना, मनीष और गिरीश, इनके किसी से भी सावित्री के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो मनीष हैं वो जानते हैं आपको। आपका नाम क्या है? तुषार। तो मनीष तुषार को जानते हैं। जब मनीष तुषार को जानते हैं तो तुषार ने ये बात बताई आपको। आपका नाम क्या है? मौनी। अच्छा, तो तुषार ने ये बात मौनी को बताई, और जो मौनी है, मौनी की फास्ट फ्रेंड है आप। आपका नाम क्या है? समिष्का? समिष्ठा? ओके। चलिए, तो मौनी ने जब इन्हें बताई, और इनकी जो फास्ट फ्रेंड है वो कौन है? तो उन्होंने सावित्री को बोला कि सावित्री ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब आप बात करेंगे तो उनमें एक दो वर्ड ऐड ही होंगे, माइनस नहीं होंगे। होता है ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी को मत बताना,
फिर वो और बातें, तो इनके आपने एक लाइन बताई, लेकिन यहां तक पूरा चैप्टर आया है। अब सावित्री थोड़ी सी कॉन्शियस है, सावित्री पहले जॉब कर चुकी हैं, तो सावित्री अब आपसे बात नहीं करेंगी, सावित्री कमल से बात नहीं करेंगी, सावित्री कमल ने अभी तक सावित्री से बात भी नहीं करी है। कमल चाह रहे हैं कि थोड़े दिन और निकल जाए, बॉस और गुस्सा हो जाए, फिर मैं जाकर सावित्री से बात करूंगा। सावित्री डायरेक्ट मेरे पास आती है, बोलती है कि भाई मैम जो भी मेरे से गलती हुई कोई बात नहीं, अब मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। मैंने कमल को बीच में से हटाया, मैंने डायरेक्ट बात किससे कर ली, सावित्री से। सावित्री को फायदा हुआ क्या, हुआ या नहीं हुआ? क्या सावित्री की जॉब रहेगी या नहीं रहेगी? तो कई बार र्यूमर्स का क्या हो जाता है, फायदा भी हो जाता है, लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया, और ये मैंने इतनी लंबा डिस्कशन इसीलिए किया कि यूजीसी नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेप वाइन में र्यूमर्स शामिल होते हैं, लेकिन क्या र्यूमर्स हमेशा किसी संगठन के लिए नकारात्मक होते हैं? यस और नो? कई बार र्यूमर्स का क्या हो जाता है, फायदा भी हो जाता है। अब वहां हमेशा आपसे एक दुर्भावना लेकर चलती है, ये जरूरी नहीं। समझ में आया? अब शायद याद रहेगा। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हमेशा यूजफुल होता है, ये भी गलत है। हमेशा वो आपको डिफेम करता है, ये भी गलत है। वो किस तरीके से किया जा रहा है, ये देखा जाता है। चलिए बात करते हैं समय के अनुसार कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है। क्या सोचते हो, आपका इंसाइट क्या है, समय और कम्युनिकेशन? समय के अनुसार चेंज होता रहता है, ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप पूछेंगे आगे से, तो हमारा फीडबैक चलेगा। सब चीजें ठीक है। अब मैंने आपको भेजा एक ईमेल, आपने जो अपना जीमेल है उसको, उसमें वो फीचर नहीं है कि वो पॉपअप कर जाए या वो दिख जाए, तो आप आराम से रात को जाकर देखते हैं, क्योंकि सारे दिन कुछ ना कुछ आता रहता है। तो आप रात को या मॉर्निंग में एक दो बार केवल ईमेल को या जीमेल को स्क्रॉल स्क्रॉल करते हैं। तो मैंने आपको ईमेल भेजा है, लेकिन क्या मुझे उसका तुरंत रिप्लाई मिलेगा? यही क्या है, समय के अनुसार होने वाला संचार। इसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है असिंक्रोनस, यानी कि समकालिक और असमकालिक। अब बताइए ईमेल का उदाहरण किसमें रखेंगे? असमकालिक यानी कि असिंक्रोनस में। बात कर रहे हैं हम आपस में आमने सामने, किसमें रखेंगे? समकालिक में। व्हाट्सएप मैसेज असमकालिक, क्योंकि हमने देखा या नहीं देखा डिपेंड करता है। देखो सब हमारे जैसे थोड़ी ना होते हैं कि 24 घंटे हाथ में फोन, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं, तो इसको हम किस में रखेंगे? असमकालिक में। जो एक वक्ता है और जो श्रोता है, एक पब्लिक स्पीकिंग चल रही है, किस में रखोगे? समकालिक, सेम टाइम पर हो रहा है। टीवी पर आने वाली न्यूज किस में रखोगे? समकालिक, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग होता हुआ कोई यूट्यूब चैनल, समकालिक, सिंक्रोनस। रिकॉर्डेड वीडियो, क्लियर हो रहा है? ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, जो ग्रेपवाइन हमारा कम्युनिकेशन था, एक चीज इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेपवाइन वाला जो कम्युनिकेशन था, कई बार उसमें उस पर्सन का नाम पूछ लिया जाता है जिसने ये फिनोमिना दिया था। तो उनका नाम क्या था? कीथ डेविस। कीथ डेविस ने ये जो फिनोमिना है वो दिया था, तो ये भी आप याद रखें। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें थोड़ा सा और डिटेल होगी ग्रेप वाइन की, कि ग्रेप वाइन जो है वो तीन टाइप से होता है। एक ग्रेप वाइन ऐसे होता है कि जो ए है उसने बी को बताया, बी ने किसको बता दिया? सी को बता दिया। तो ये रेखिक स्तर पर चल रहा है। एक होता है गॉसिप, है ना। गॉसिप कैसे की जाती है? देखो जो भी गॉसिप, एक हर जगह एक गॉसिप क्वीन या गॉसिप किंग होता है। आपकी क्लास में कौन है? अभी आप लोग सर्च नहीं कर पाए? सर्चिंग चल रही है, ओके। धीरे धीरे पता पड़ती है ये चीजें टाइम के साथ में। तो जो गॉसिप क्वीन या गॉसिप किंग होते हैं, जब वो कहीं से आते हैं तो उनके चेहरे पर एक चमक होती है कि आज कोई सूचना हाथ लगी है, और सब लोग उनके उनको एक घेरे में बनाकर खड़े हो जाते हैं। मतलब जो गॉसिप क्वीन या किंग है वो सेंटर है, और सब लोग इधर इधर से उनके चारों तरफ घूम गए। तो इसको क्या बोलेंगे? गॉसिप, जो आपका एक ग्रेप वाइन का तरीका है। एक ग्रेप वाइन का तरीका होता है जिसमें कहीं से भी कोई भी किसी को बता देता है। जैसे यहाँ पर हमने इतना बड़ा एक तरीका देखा था, अब यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी एक बीच के चैनल ने, जैसे कि मान लीजिए आराधना
कुछ सावित्री दिख गई, ये सावित्री को नहीं जानती है लेकिन इन्होंने ही सावित्री को बात बता दी, जबकि ये दोनों आपस में संबंधित नहीं थी। तो इस तरीके का भी एक होता है जहां पर कोई चेन नहीं होती है, डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, तो इसको भी ग्रेपवाइन के अंतर्गत रखा जाता है। यहां तक यूजीसी गई नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि बात कर लेनी चाहिए क्योंकि 2-3 बार यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। समय वाला समझ में आया, सिंक्रोनस असिंक्रोनस, यहां तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम? क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा संप्रेषण है वो है प्रवाह के आधार पर। प्रवाह किसे कहते हैं? फ्लो, किस तरीके से फ्लो कर रही है हमारी बात। अब मैं कुछ उदाहरण के साथ में अपनी बात को क्लियर करना चाहूंगी या बताना चाहूंगी। देखिए, एक बात है जो आपके घर के बड़े लोग करते हैं, ऐसी बातें होती हैं क्या? हमें निकाल दिया जाता है, तुम लोग जाओ अपना काम करो, बड़े बड़े संभाल लेंगे, यानी बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं, केवल एक ही तरीके के लोग बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसको उसको फिल्टर किया जाता है और हम तक वो बातें पहुंचती हैं। जैसे मम्मी बताती हैं हमें किचन में काम करते करते कई बार कि ऐसा ऐसा आज हो रहा था, हमें वो बात पता पड़ी, या फिर एक चैनल के थ्रू हमें बताई जाती है कि देखो हमने ये डिसाइड किया है कि अब बच्चों तुम्हें जयपुर पढ़ना है, तुम दिल्ली की जिद कर रहे हो लेकिन जयपुर ठीक है, जयपुर चले जाओ, डिसीजन हो गया। ऐसे डिसीजन हुआ करते थे 5 से 10 साल पहले, आजकल आप लोग जेनजीज हैं, तो ये जो डिसीजन था ये क्या था कि ऊंचे एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया और उसका जो असर था वो किसको बता दिया गया? नीचे की तरफ बता दिया गया। यानी कि ये जो आपका कम्युनिकेशन है इसको मैं अधोगामी या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कह सकती हूँ। ऊपर के लोगों ने डिसाइड करके नीचे उस बात को बता दिया। लेकिन आज का टाइम थोड़ा सा अलग है, या फिर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे एक प्रिंसिपल ने टीचर्स को या टीचर ने स्टूडेंट को कुछ बताया, किसमें रखेंगे? अधोगामी, यानी कि डाउनवर्ड। चलिए, अब बच्चे भी तो अपने टीचर्स को कुछ बताते हैं, या आप भी तो अपने मम्मी या पापा को कुछ बताते हो, इसको क्या बोलेंगे? उधर्वगामी, यानी कि अपवर्ड। हम क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है। डाउनवर्ड में क्या था? ऊपर से नीचे की तरफ। अपवर्ड में नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये कम्युनिकेशन हमारा कौन सा था? अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये दोनों क्लियर हुए, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अब क्या होता है, देखो कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे एक कोई मीटिंग हो रही है या कोई बात हो रही है, वो केवल एक ही लेवल के लोगों के बीच में हो रही है, दूसरा लेवल, हाँ वेरी गुड, दूसरा लेवल अलाउड नहीं है। जैसे एक देश का मिनिस्टर दूसरे देश के मिनिस्टर से बात करता है, आप सब लोग पीएसआईआर वाले हैं तो आप लोग आईआर पढ़ते हैं, संबंध पढ़ते हैं। जब भी हम 2+2 वार्ता की बात करते हैं या जब भी वार्ताएं होती हैं देशों के बीच में, तो वार्ताएं क्या ऐसा होता है कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर आया और दूसरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बात कर ली? पॉसिबल नहीं है ना। हमें सेम कैडर के लोगों को लाना पड़ता है। यदि एक देश का ब्यूरोक्रेट आया है तो दूसरे देश का ब्यूरोक्रेट ही उससे बात करेगा। तो ये जो एक चैनल है इसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज। क्षैतिज को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ओके, तो हमारा जो तीसरा तरीका हुआ उसको हमने क्या बोला? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जब एक संगठन के या एक स्तर के ही लोग आपस में बात करते हैं तो वो संचार का या संप्रेषण का तरीका क्या है? क्या होगा? क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। याद करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आते हैं वर्टिकल पर। वर्टिकल क्या है? वर्टिकल देखो, जो वी है, यदि मैं इसको वी को इस तरीके से देखूं कि ये ऊपर भी जा रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है, यानी कि इसमें हमें दोनों तरीके दिखाई देंगे वर्टिकल में। वर्टिकल में अधोगामी भी है और ऊर्ध्वगामी भी है। कौन कौन से हैं? अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। तो ये आपका संप्रेषण कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल। लेकिन आजकल जो पिछले सालों के जो पेपर मैंने देखे उसमें एक और कम्युनिकेशन का पैटर्न आता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, यानी कि विकर्ण। इसमें क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इस तरीके से लोग हैं, यदि ये आपस में बात करेंगे तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। वेरी गुड। हमें अलर्ट रहना है ना, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कहीं से भी दागा जा सकता है। ये कौन सा होगा?
ये कौन सा होगा? अपवर्ड यानी कि ऊर्ध्वगामी। चलो ये और बना लेते हैं। ये कौन सा होगा? आप में से कितने लोग हैं जो चेस के शौकीन हैं, शतरंज खेला है जिन्होंने कभी या देखा है? उसमें हमारा बिशप होता है, एक ऊंट होता है, वो कैसे चलता है? वो विकर्ण वाले में ही चलता है, या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा। तो हमें यहाँ पर किसको याद रखना है? बिशप यानी कि ऊंट को याद रखना है। और ये जो हमारा कम्युनिकेशन है ये कैसा है? ऊर्ध्वगामी है, सॉरी विकर्ण कम्युनिकेशन है। तो ये बस इतना ही हमें पढ़ना था प्रवाह में। समझ में आया? कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं अपने लास्ट में। देखो हम कितना कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक। ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें सॉल्व हो रही हैं। हमने बहुत इजी लैंग्वेज में इसको पढ़ने की कोशिश की है। तो हम प्रेषण की दिशा के अनुसार संप्रेषण की बात करते हैं कि जो प्रेषण की दिशा है वो कैसे डिसाइड करेगा कि संप्रेषण कैसा हो रहा है। इसको 3 तरीके से बांटा जाता है। ये जो बात है वो बहुत सारे मटेरियल्स में आपको मिलेगी भी नहीं। तो इसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये क्या होता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। एक धारा में बात करनी है। वेरी गुड, ठीक है, ओके। आप एग्जांपल देंगे इसमें? मीडिया जिस तरीके से बात कर रही है, ठीक है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है, और फुल डुप्लेक्स में? ओके, चलिए। तो सिंप्लेक्स में जैसा कि कमल बता रहे थे कि देखो सिंप्लेक्स क्या होता है कि जब हमने सीधी सीधी अपनी एक बात कही, अब वो बात पहुंची नहीं पहुंची हमें मतलब नहीं है। मैं बोलकर चली गई कि कल पढ़कर आना, मैंने बात कही, आपने रिसीव करी, लेकिन होगा कि नहीं होगा नहीं पता। तो ये एक ही क्रिया में एक ही तरीके से होने वाला क्या हो गया? संप्रेषण हो गया। इसको क्या बोलेंगे? सिंप्लेक्स। जैसा कि कल हम देख रहे थे कि सिंप्लेक्स जो था कि जो रिसीवर थे वो कौन थे? अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने फीडबैक अपना दे दिया था, तो फिर दोबारा से वो जो फॉर्म था वो चल पड़ा था। कल हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं जो हमारी अपकमिंग क्लास होगी। तो मॉडल में आप देखेंगे कि अरस्तु ये बात करते हैं कि सिंप्लेक्स एक बहुत प्रभावी वक्ता होगा, वो अपना भाषण अच्छे से देगा तो श्रोता उसको सुनेगा, एज पर अरस्तु। हाफ डुप्लेक्स क्या है? हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा है कि बात तो हो रही है लेकिन बात पहला खत्म कर देता है तब दूसरा शुरू करता है। जैसे आप लोगों ने वॉकी टॉकी देखा होगा। जैसे कि क्या होता है, वो हेलो हेलो, है ना, और फिर वो अपनी बात कहते हैं। जैसे बॉर्डर मूवी अभी आई थी, बॉर्डर 2 देखी आप में से किसी ने? हाँ, तो वो क्या होता था कि एक उस पे अपनी बात कहते थे और सामने वाले की बात का इंतजार नहीं करते थे, अपनी बात कहकर उन्होंने मैसेज को सेंड कर दिया। तो वो क्या है कि एक ने अपनी बात को पूरा कहा, फिर सामने वाले ने अपनी बात को कहना शुरू किया। ये एक फॉर्म किसका था? हाफ डुप्लेक्स का। लेकिन एक होता है फुल डुप्लेक्स। वीडियो कॉल करते हैं, सामने वाला बोल रहा है, हम बोल रहे हैं अरे तू वो छोड़, वो बता कि वो तेरे पीछे क्या रखा हुआ है। अच्छा, चॉकलेट का डिब्बा लाया है, मैं आता हूँ, रुक जा तेरे रूम पे, या मैं आती हूँ तेरे रूम पर। तो ये क्या है? फुल डुप्लेक्स। जब हम देख कर सुन कर हर तरीके से अश्योर हो रहे हैं और बातों को कर रहे हैं। तीनों फॉर्म समझ में आए? सिंप्लेक्स क्या है? बात पहला कह रहा है, दूसरे तक पहुंची, लेकिन असर क्या हुआ नहीं पता। हाफ डुप्लेक्स पहले ने अपनी बात खत्म करी, फिर दूसरा शुरू करेगा। और फुल डुप्लेक्स दोनों, कहीं से भी कोई भी बमबारी हो सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे? फुल डुप्लेक्स। तो ये था हमारा संचार की जो प्रकार थे, जो संचार के टाइप्स थे, कम्युनिकेशन के टाइप थे। अब सबसे पहले तो मुझे आप लोग बता दीजिए कि कोई क्वेश्चन यदि आपके हैं तो उनको डिस्कस कर लिया जाए। अदरवाइज मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछूंगी। तो यदि आपको कुछ ऐसा लगा हो कि ये थोड़ा और हम समझ लें तो आप पूछ सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं लग रहा? देखो ऐसी सिचुएशन 2 बार में होती है, तो कुछ नहीं समझ में आया या फिर वाकई अच्छा समझ में आ गया है। तो कौन सी वाली सिचुएशन है? दूसरी वाली है। चलो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें देखो, हाँ बताइए कौन सा? समय वाला। ओके, समय वाले को देखो हमने क्या करा, समकालिक और असमकालिक। समकालिक देखो समान काल में होने वाला संप्रेषण। ठीक है, समान काल में कैसे होगा कि जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, एक ही काल में हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि अभी मैं बोल रही हूँ, आप मुझे 3-4 दिन बाद सुन सकते हैं।
रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, एक बार हम ये सिचुएशन लेकर चलते हैं। असमकालिक कौन सा होगा? कम्युनिकेशन तो हो रहा है बट एक ही समय में नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक मैसेज दिया, व्हाट्सएप पर डाल दिया, मैं जिस टाइम पर आपको भेज रही हूँ क्या उसी टाइम आप उसको रिसीव कर रहे हैं? नहीं, रिसीव तो आप कर लेंगे लेकिन हमारा टाइम अलग अलग होगा। हो सकता है कि मैंने अभी आपको मैसेज किया कि दिनेश आपको मैं ये मैसेज कर रही हूँ कि आप कल ये टॉपिक्स पढ़कर आइएगा, लेकिन आपने वो मैसेज रात को देखा, तो मैंने आपको भेजा अभी और आप वो देख रहे हैं रात को, तो समय जो है वो डिफरेंट हो गया ना। संचार तो हुआ लेकिन समय अलग अलग हो गया। क्लियर? ओके। तो ये हमारा समकालिक और असमकालिक था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ओके। अब इसमें एक दो फिनोमिना और आते हैं, उनको भी अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसे आप सबने बचपन में 5 ज्ञानेंद्रियां पढ़ी होंगी, 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के लिए यूजीसी में 2 टर्म्स का यूज किया जाता है, जो है 3s2t फॉर्मूला। आपको कई बार ये मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में कि इस विद्वान ने 3s2t दिया है, इस विद्वान ने 3s2t दिया है। 3s2t फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल में 5 सेंसेस का फॉर्मूला है। 5 सेंसेस कौन कौन सी होंगी? एस जो है, क्योंकि 3s है मतलब 3 बार एस आएगा, टी कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। तो जो फर्स्ट एस आएगा वो आएगा फॉर साउंड, जो सेकंड एस है वो है फ्रॉम साइट यानी देखना, और जो थर्ड एस है वो है स्मेल यानी कि गंध, जो महक है। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन था जिसमें हमने गंध से कम्युनिकेट किया था? अच्छा, वो निमोनिक यदि याद है तो बता दो, हम कहाँ गए थे? फैक्ट्री में गए थे और हमने ओ फैक्ट्री बोला था ना, तो ऑल फैक्टिक्स। कौन सा था? ऑल फैक्टिक्स। अच्छा, हमारा फ्रेंड पीएम के बगल में बैठा हुआ था, किससे स्टार्ट था? लेटर से, पी से स्टार्ट था, प्लेस। बस इतना इतना याद रखना है, फिर तो आप लोग देखते जाओगे, याद रखते जाओगे। पहले दिन सब कुछ याद नहीं करना है, धीरे धीरे याद होगा, प्रोसेस है ये ना। अच्छा, जब युवराज सिंह ने 6 को हिट किया, काइनो 6, लेकिन जब हमने उस 6 को देखा, ओलेक्सिक्स है ना, तो ये ऑक्यूलिक्स, सॉरी, तो ये ओ से हमने इसको किसको याद किया कि वो 6 कहां तक गया। इस तरीके से हम बहुत सारी जो चीजें उनको याद कर सकते हैं। अच्छा, हमारे घर में गेस्ट आए थे, गेस्ट आए थे, क्या टाइप था, किसके थ्रू संप्रेषण हुआ था? कौन सा वर्ड याद रखना? स्वाद, टेस्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और आता है वर्ड, हैप्टिक्स। हैप्टिक्स कैसे होता है, हम इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। 2 मिनट है आप लोगों के पास में? ओके। तो हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जो युवराज सिंह है, जब उन्होंने 6 सिक्सेस मारे होंगे, उसके बाद उनको खुशी तो हुई होगी। तो एच फॉर हैप्पी। अब हैप्पी जब वो थे, तो जब कोई भी बैट्समैन बैटिंग करता है, तो सामने वाली साइड में भी कोई बैट्समैन होगा उसी की टीम का, तो वो हक करेंगे उसको, जाकर हैंडशेक करेंगे। यानी जब भी हम किसी को हक करेंगे, हैंडशेक करेंगे, तो टच होगा कुछ ना कुछ। तो एच फॉर हैप्पी, जब युवराज सिंह हैप्पी हुए तो उन्होंने हक किया, यानी या फिर हैंडशेक किया, तो टच हुआ। तो हैप्टिक्स में आपको क्या याद रखना है? टच याद रखना है। 2-3 वर्ड्स और हैं, उनको भी देख ही लेते हैं। जैसे एक वर्ड है क्रोनोमिक्स। क्रोनोलॉजी पता है आपको क्या होती है? क्रोनोलॉजी क्या होता है? समय के अकॉर्डिंग जो कालक्रम जिसको हम बोलते हैं, इसी से एक वर्ड बना है जिसको बोलते हैं क्रोनेमिक्स। क्रोनोलॉजी, क्रोनेमिक्स। एक है क्रोमिक्स। क्रोम होता है ना, क्रोम, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में एक ही कलर है या 2-3 कलर है? 2-3 कलर है। तो आपको यहाँ से कलर याद रखना है कि जो आपका क्रोमिक्स है, क्रोम, क्रोम में हमें क्या याद रखना है? कलर्स याद रखना है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है फोनिक्स। फोन पर हम क्या सुनते हैं? किसी की आवाज सुनते हैं, साउंड, ध्वनि, जो आपका हियरिंग है वो आपका अच्छा होना चाहिए, तो फोनिक्स हो गया। इसी तरीके से सेसिमोटिक्स होता है। सेसिमोटिक्स क्या होता है? आपका जो अर्थ है किसी चीज के, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो ये और कुछ वर्ड्स हैं जो हम किस में देखते हैं, जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखते हैं। हालांकि अपने 5-6 जो वर्ड देखे हैं, यदि वो भी याद हैं तो उसके थ्रू क्वेश्चंस तो निकल जाएगा, क्योंकि अभी इतनी डाइवर्स यूजीसी नहीं हुई है। लेकिन चलो, हम कुछ भी क्यों छोड़े, तो ये 3S आपको याद हो गए। एस स्टैंड्स फॉर साउंड, एस स्टैंड्स फॉर साइट, एस स्टैंड्स फॉर स्मेल। अभी 2T क्या है? टी इक्वल्स टू टच और टेस्ट।
अभी 3s2t जब भी आपको लिखा हुआ मिले, ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ मिलता है। 3s2t जब भी लिखा हुआ मिले, इसका मतलब 5 सेंसेस की बात हो रही है। ओके, तो मेरी तरफ से आज का लगभग हमने चीजों को कंप्लीट किया है और प्रकार को हमने देखने की कोशिश भी की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आई हैं? ओके, तो कल आने से पहले हम एक एक्टिविटी को करके आए तो अच्छा है। आप सब लोग एआई यूज करते होंगे, आपके पास में कोई बुकलेट भी होगी पीवाईक्यू की। कितने बच्चे जिनके पास में है? ओके, तो आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइएगा जो इस पर है, प्रकारों पर। फिर देखिएगा कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हो सकता है कि नहीं हो पाए, तो हम देखेंगे कि हमें और कितना आगे जाने की जरूरत है। हो सकता है हो जाए, तो फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। कल हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। वन ऑफ दी स्केरी टॉपिक में माना जाता है, जिससे हम डरते हैं कि हाय ये ना पढ़ना पड़े हमें। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में याद करेंगे। और जैसा मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम में चीजें याद हो रही होंगी, एक बार यदि आप और रिवाइज करेंगे तो फिर बिल्कुल ही पक्की हो जाएंगी। नहीं तो क्लासरूम में चीजें याद होती हैं हमें यदि हम उसको इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं तो मॉडल्स में मेरी ये कोशिश है कि मॉडल्स का जो फियर है, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया है बुक तो पलटी होगी, है ना, तो मॉडल्स तो देखे होंगे शायद। नहीं तो कल हम मॉडल्स पर बात करेंगे और मॉडल्स को समझेंगे। जो ट्रेडिशनल वे मॉडल्स का वो नहीं पढ़ेंगे, हम जैसे हमारे क्वेश्चन ठीक होंगे वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके कोई अभी क्वेश्चंस मुझे नहीं लग रहे हैं आते हुए। ओके, तो हैव अ नाइस डे। Thank you so much.